दोस्तों, आज मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सेकंड सीरीज ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टॉपिक लंबा है। कल मैंने इसके एक भाग एजुकेशन पर आपको अपना लेक्चर प्रस्तुत किया था। आज जो हमारा जो सोशल सेक्टर का जो दूसरा भाग है वो है हेल्थ सेक्टर, और हेल्थ सेक्टर में ही सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब जुड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे स्वच्छता अभियान, खास करके 2014 के बाद में, नई सरकार आने के बाद में। अब अभी मैंने आपको 2010 का जो डाटा प्रस्तुत किया है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस इंडिकेट। ये पूरा इंडिकेशन है, इसमें हमने किसी भी डेवलप्ड कंट्री को नहीं लिया है। जो विकसित देश हैं, मैंने उसको इंडिकेटर नहीं चुना है। हमने उन देशों को चुना है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, और उसमें हमारा स्थान कहाँ है। तो जैसे कि आप इन्फेंट मोर्टिलिटी, बच्चे जो बढ़ते हैं ना, मृत्यु दर, उसको इकोनॉमिक्स में 1000 में, प्रति 1000 में उसका कैलकुलेशन करते हैं। उसमें 100% पर 100% क्या होता है, अभी जैसे आपने मैथमेटिक्स क्लास में देखा तो परसेंट क्या होता है 100 पर। अगर हम 10% कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 100 में से 10। लेकिन अभी जो इन्फेंट मोर्टिलिटी है, मैंने शिशु के मृत्यु दर, हिंदी में कहेंगे शिशु मृत्यु दर, तो वो क्या है, उसका जो गणना होता है वो 1000 में होता है। तो हमारे देश में जो 2010 का जो कैलकुलेशन है वो है कि 63 बच्चे मरते थे। अभी उसमें तादाद कम हो गई होगी, लेकिन चाइना में सिर्फ 18 बच्चे मर रहे हैं, ओनली 18 पर 1000, और मलेशिया में 6, बांग्लादेश में 48, श्रीलंका में 17 और पाकिस्तान में 84। मतलब अगर आप सारे देश देखें तो सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर कि शिशु मृत्यु दर हमारे हिंदुस्तान से ज़्यादा है। दूसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, माने कोई व्यक्ति कितना जीता है, औसत आयु हिंदी में कहेंगे उसको। अब हिंदुस्तान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना है, 65.8, मतलब लगभग 66 साल औसत आयु आदमी जीता है। चाइना में हम क्या देखते हैं, 73.7 उम्र, इतने वर्ष जीता लोग। और मलेशिया में 74.5, मैंने 74.5 वर्ष जीता है। और इसके बाद बांग्लादेश में 69.2, और श्रीलंका में 75.1, और पाकिस्तान में 65.7। ठीक है, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो औसत आयु है लगभग समान है। अब इसके बाद में मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, इसका जो व्याख्या इकोनॉमिक्स में होता है वो 1 लाख पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मातृ मृत्यु दर, ये मातृ मृत्यु दर क्या होता है, जो 1 लाख में इसकी गणना होती है। जो डिलीवरी के समय में जो माताओं की मृत्यु हो जाती है तो उसकी गणना 1 लाख में होती है। ठीक है, अब पर लाख मैटरनिटी मोर्टेलिटी दर क्या है हिंदुस्तान में, 200। मतलब 1 लाख महिला जब बच्चा डिलीवरी करती है तो उसमें से 200 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में चाइना में क्या होता है, ओनली 37। आप देखिए गैप कितना है। कोरिया का डाटा हमने नहीं दिया। मलेशिया का कितना है, 29, ओनली 29। बांग्लादेश का, श्रीलंका का 35 है। और इसका है 24। और पाकिस्तान का कितना है, 260। मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर है। ठीक है, हिंदुस्तान से भी ज़्यादा है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी मैंने जिसको शॉर्ट में TFR कहते हैं। अब TFR का मतलब क्या होता है, एक महिला
15 साल से लेके 49 साल के बीच में जो उनका वो उस पीरियड में वो बच्चे पैदा कर सकती हैं, तो उस पीरियड में वो कितने बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो लगभग 6 बच्चे पैदा करती थी। TFR कितना था? 6। नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 2.6। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। लेकिन अगर आप चाइना से तुलना करें तो आप क्या देखते हैं? 1.6, मतलब 1.5 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करती हैं। मतलब 2 महिला मिलकर के 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये इसका औसत हुआ। उसका कारण ये हुआ कि 2001 के बाद में चाइना ने एक 1 चाइल्ड पॉलिसी अख्तियार किया था, ठीक है। उसी तरह से मलेशिया में हम क्या देखते हैं? 2.6, ये इसका आंकड़ा है। अब दोस्तों मैं ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ? वाई, हम ये सब चीज़ क्यों बता रहे हैं? इसका बताने का रीज़न क्या है? जब तक जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक आपको बीमारी का पता नहीं होगा आप उसका इलाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें यह देखना होगा कि हमारा हिंदुस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है। दूसरा जो एक हमने और डाटा दिया है कि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर में जो टोटल जीडीपी का कितना परसेंट जो है ना उसको एक्सपेंड करता है, तो वो है 3.9%। लेकिन अगर आप चाइना का देखें तो वो क्या है? 5.1%। अगर आप यूएसए का देखें तो वो है 7.9%, लगभग 8% के लगभग। और अगर यूनाइटेड किंगडम ने इंग्लैंड का देखें तो वो है 9.3%। और इसके अलावा अगर आप जापान का देखें तो वो भी लगभग 9.3% है। पर कैपिटा एक और एक इंडिकेटर है। पर कैपिटा हिंदुस्तान में माने प्रत्येक व्यक्ति पर हिंदुस्तान में हेल्थ में कितने खर्चे होते हैं? तो हिंदुस्तान में 2010 के बाद से वो होते हैं $59, ठीक है। और अगर आप चाइना का देखें तो वो कितना है? $278 में ही होगा, अमेरिकन डॉलर। और अगर आप यूएसए का देखें तो वो कितना है? 8,668 $8,668। और अगर हम यूके का देखें तो $3,909। इसका मतलब हुआ कि अमेरिका बहुत ज़्यादा पर कैपिटा खर्चा करता है। अब दोस्तों ये सब सारा चीज़ जो हम बता रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अभी भी हम पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति पर जो हमारा हेल्थ का जो बजट है वो विश्व में सबसे ज़्यादा कम है। उसका कारण ये है कि हम जीडीपी पर मात्र 3.9% खर्च करते हैं, जबकि दूसरे देश चाइना जो हमारा ही पड़ोसी है और एक विकासशील देश है वो 5.1% अपने पूरे बजट का खर्चा करता है। और चूंकि उनका जो बजट है वो हिंदुस्तान से 4 गुना बड़ा होता है, क्योंकि इनका जो जीडीपी का आकार है जो मैंने अभी आपको बताया था कल, वो लगभग 4-4.5 गुना बड़ा है, तो उनका 5.1 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और अगर इसी तरह से अगर अमेरिका में देखें तो हमने आपको क्या कहा था कि उसका टोटल जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, वो है लगभग $21 ट्रिलियन। ट्रिलियन मतलब खरब, ठीक है। अरब खरब पढ़ते हो ना आप? तो और चाइना का कितना है? 14-15 ट्रिलियन, मतलब वो सेकंड इकोनॉमी है। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, वो मैं बाद में किसी दिन बताऊंगा। पीपीपी मॉडल्स वो भी होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, उसके बारे में हम आपको डिटेल में व्याख्या करेंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हिंदुस्तान जो है वो 3रे नंबर का कंट्री है वर्ल्ड में। माने पहला चाइना, उसके बाद यूएसए और तीसरा इंडिया, ठीक है। उसके बारे में किसी दिन हम अलग से व्याख्या करेंगे। दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय में
ये सब आपने पॉइंट अब मिटा दो इसको। उस समय में हमारे देश की हालत बहुत ही बिगड़ी हुई थी और लगभग 94% लोग खाने के लिए मुहताज थे। मतलब सिर्फ 6% 7% लोगों को छोड़ करके बाकी लोग ठीक ढंग से भोजन भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब अभी जो 2010 की जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम क्या पाते हैं कि हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा विस्तार किया है। हमारी जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, सरकार ने बहुत सारे जगह हॉस्पिटल जिला स्तर पर खोले हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोला गया है, गांव में भी सब सेंटर खोला गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 20% जो पॉपुलेशन है वो कुपोषण के शिकार हैं। कितने परसेंट? 20%। अगर इसमें आप बच्चों की बात करें तो लगभग 47% या 40.9% ये जो है वो कुपोषण के शिकार हैं बच्चे। ये क्या शो कर रहा है? ये गरीबी की निशानी है। अगर बच्चे कुपोषण के शिकार होंगे, मेल नरिशमेंट के शिकार होंगे तो उनका स्टंटेड ग्रोथ होगा, उनका जो विकास होना चाहिए शरीर का और मस्तिष्क का वो विकास नहीं हो पाएगा। दूसरा जो इंडिकेटर है कि आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में पर ईयर हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग शहरों में, गांव से शहर में माइग्रेट कर रहे हैं। उसके कारण से स्लम एरिया, मतलब हिंदी में कहेंगे झुग्गी झोपड़ी, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लगभग अभी अर्बन जो पॉपुलेशन है, शहरी जो जनसंख्या है, उनमें उनका जो प्रतिशत है वो लगभग 15% के लगभग झुग्गी झोपड़ी हो गया है। मतलब हर एक शहर में आप देखेंगे कि लगभग 15% झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया हो गया। और ये स्लम एरिया सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया हो गया है 2 कारणों से। पहला, एक तो वहाँ पर सैनिटेशन की सही ढंग से व्यवस्था नहीं होती है, लोग बहुत ही कंजेस्टेड जगह में रहते हैं, उससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। अभी जैसे कोरोना हुआ महामारी, तो उसमें भी आपने देखा हो, चूँकि स्पेस नहीं होता है, एक ही कमरे में 7-7 लोग 6-6 लोग सोते हैं, तो उसके कारण से उनमें बीमारी बढ़ने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। पोर्टेबल वाटर जो होना चाहिए वो पीने लायक पानी, वो भी प्रॉब्लम होता है। तो डिजीज़ों की संख्या या बीमारी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है झुग्गी झोपड़ी में। दूसरा, इससे शहर के जो विकास होना चाहिए सही ढंग से वो भी बाधित होता है। तीसरा, ये लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर बहुत बड़ा समस्या है। क्योंकि मैं पुलिस में रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि जब कोई आदमी गांव से शहर में आता है और स्लम एरिया में रह जाता है, ना उसका नाम पता रहता है, ना उसके बारे में कोई जानकारी होती है, वो अपराध करता है, भाग जाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हमारे देश में जो 15% जो पॉपुलेशन है अभी शहरों में, वो झुग्गी झोपड़ी वालों का हो गया है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा एक चीज़ और देखते हैं हम कि इस पीरियड में प्राइवेट हॉस्पिटलों की बाढ़ आ गई है। हालांकि गवर्नमेंट ने विभिन्न जगह तालुक स्तर पर, सब डिवीज़न लेवल पर, जिला स्तर पर हॉस्पिटल खोले हैं। हर साल हमारे देश में 20,000 से ज़्यादा डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तैयार हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट हॉस्पिटल की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अभी अगर आप एक अनुमान के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 58% लोग जो गांव के लोग हैं वो शहरों में ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में। और जो अर्बन सेंटर मतलब शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो लगभग 62% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल के अपेक्षा तुलना में अगर देखेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 गुना से ज़्यादा खर्चे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल प्रीफर करते हैं। वाई? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? उसका रीज़न ये है कि लोग पैसा देना चाहते हैं लेकिन क्वालिटी सर्विस चाहते हैं, और उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में क्वालिटी सर्विस पर भरोसा नहीं होता है।
इसीलिए वो क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। एक और समस्या है, और वो है कि जब सरकारी डॉक्टर, बहुत सारे सरकारी डॉक्टर को गांव में सेवा देना नहीं चाहते हैं। अभी भी आपको हिंदुस्तान में बहुत सारे गांव मिलेंगे या ग्रुप ऑफ विलेजेस मिलेंगे जहां पर कि एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। आपको होम्योपैथिक डॉक्टर मिल जाएगा, यूनानी डॉक्टर मिल जाएगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर मिल जाएगा, ठीक है, झोला छाप डॉक्टर बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन आप एमबीबीएस डॉक्टर जो एलोपैथी के डॉक्टर वो आपको नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सरकारी खर्चे पर पढ़ने वाले डॉक्टर, आप जानते हैं ना कि सरकार जितने हॉस्पिटल जो कॉलेजेस जो खोले हैं उसमें अगर स्टूडेंट्स को कहा जाए कि जितना हमारा खर्चा होता है उतना खर्चा तुम वहन करो और उस हिसाब से फीस लगाई जाए, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे उसमें। सरकार को इतना ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन जो सरकारी खर्चे पर पढ़ने के बावजूद भी वो जब एमबीबीएस या एमडी वगैरह पास करके जब बाहर निकलते हैं तो वो गांव देहातों में काम करना पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण से हिंदुस्तान में क्या हो गया है कि डॉक्टरों की संख्या आप देखेंगे अर्बन सेंटर्स में बहुत ज़्यादा हो गया। अब अभी शहरों में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, भरमार है, लेकिन जब आप गांव देहातों में जाएंगे तो आप क्या पाते हैं कि आपको एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको झोला डॉक्टर क्वैक वगैरह मिलेंगे, होम्योपैथी डॉक्टर मिलेंगे, या 10-20 गांव के बाद में एक एमबीबीएस डॉक्टर मिलेगा, वो भी उतने ज़्यादा निपुण नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब दोस्तों, अभी एक अनुमान के हिसाब से हिंदुस्तान में शहरों में 6.1% हाउस होल्ड खर्चा, जितना भी हमारा घरेलू खर्च होता है उसमें 6.1% जो है हम हेल्थ पर खर्चा करते हैं। लेकिन यदि इसको, ये शहरों की बात कर रहा हूँ, और देहातों में ग्रामीण क्षेत्र में 4.9%। लेकिन इसमें अधिकांश जो भाग है करीब 75 से 77% वो हमारा दवाइयों पर खर्चा होता है। अब समस्या ये है कि दवाई जो है वो महंगा है, तो बहुत सारे लोग दवाई या ड्रग्स या मेडिसिन नहीं खरीद पाते हैं समय पर, और इसके कारण से उनका इलाज समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। ये एक और समस्या है। तो सस्ते दरों पर दवाई की समस्या, जो जेनेरिक दवाई जो अभी सरकार ने जो उसके लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वो एफोर्डेबल कॉस्ट पर हो, मतलब सुलभ मूल्य पर प्राप्त हो सके और सभी को दवाई मिल सके। ये हमें सुनिश्चित करना होगा। एक और अभी गवर्नमेंट ने, जैसे 11th प्लान में गवर्नमेंट ने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के दोनों के कॉपरेशन की बात किया हेल्थ सेक्टर के लिए, कि हम ज्वाइंट एफर्ट करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट उनका मेन उद्देश्य होता है, और इसके कारण से ये जो ज्वाइंट एफर्ट है वो ज़्यादा कामयाब हिंदुस्तान में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में वो है हेल्थ वर्कर के, जो लेबर क्लास के लोग हैं उनके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था। तो उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने इस इंश्योरेंस का व्यवस्था किया है, लेकिन वो उतना ज़्यादा कारगर नहीं हुआ है जितना कारगर होना चाहिए। तो जो इंश्योरेंस, जो बीमा है, जैसे मैंने आपको कहा एक दिन पूर्व के क्लास में कि कोई भी देश कितना ज़्यादा डेवलप है उसका एक पैमाना ये भी है कि उस देश के नागरिक का के इंश्योरेंस का कितना % है, वो कितना हिस्सा है। तो अगर आप विदेश में जाएंगे या मान लीजिए आप विदेश जाना चाहते हो, सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपको नहीं जाने देगा। ठीक है, अभी अगर आज 50 साल पहले आप जो गांव में जीवित हैं, कुछ 2-4 लोग, उनको आप पूछेंगे क्या आप लोगों ने बीमा कराई थी, तो वो कहेंगे कि नहीं, हमारे समय में ये प्रचलन नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये होता है कि जो जो समाज विकसित होता जाता है, इंश्योरेंस अपने शरीर का, अपने हाउस होल्ड गुड्स का, वो भी बढ़ता जाता है। तो हमारे देश में जहाँ तक मिडिल क्लास की बात है, वो तो अब इंश्योरेंस अधिकांश लोगों ने करवा लिया है, और गवर्नमेंट ने भी जो LIC का जो मोनोपोली था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब दूसरे कंपनी भी LIC जीवन बीमा का काम करते हैं, ठीक है, और आप कंपैरेटिव कॉस्ट पर आप कोई भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन अभी भी जो हाउस होल्ड गुड्स का जो इंश्योरेंस लेने की बात होती है, तो उसमें अभी बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह कि जो हमारा जो बहुत सारे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, जिनकी तादाद 20% के लगभग है, ठीक है, उनमें, और ये अधिकांश लेबर क्लास के लोग हैं, तो उनमें इंश्योरेंस या बीमा को फैलाना, बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि अगर उनके पास में इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, तो निश्चित रूप से अगर वो बीमार पड़ेंगे, गंभीर बीमारी के शिकार होंगे, तो उन्हें समुचित इलाज की व्यवस्था हो पाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है कि अभी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में सैनिटेशन का प्रॉब्लम क्या है। सैनिटेशन, स्वच्छता, इसी से जुड़ा हुआ। और सैनिटेशन में आप देखेंगे कि अभी हिंदुस्तान में लगभग 33% जो लोग हैं वो उनको सैनिटेशन की फैसिलिटी है। अभी भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत में उन्होंने गांव-गांव में सब्सिडी के आधार पर लैट्रिन बनाने के लिए उन्होंने पैसा देना शुरू किया है। एक लैट्रिन बनाओ 6,000 रुपया का सब्सिडी वो देते हैं, ठीक है। तो इससे अभी एक अनुमान के हिसाब से 2019 का आंकड़ा है, उसके कारण से, उसके मान से लगभग 96% घरों में लैट्रिन की व्यवस्था हुई है, ठीक है। लेकिन अब यह कितना कारगर है या कितना कारगर नहीं है, ये एक विवाद का मुद्दा है। क्योंकि बहुत सारे लोग लैट्रिन में भूसी रखते हुए पाए गए हैं, ठीक है। अभी आप इंदौर में देखें, जगह जगह पर सुलभ शौचालय बना है, लेकिन आप देखेंगे तो वहाँ की हालत, जहाँ पर कि स्टाफ नहीं है, वहाँ पर हालत बहुत दुर्दशा है। क्योंकि वहाँ पर टाइम पर पानी न मिलने से उसमें बहुत ज़्यादा बदबू फैलती है। और मैंने खुद उसको जांच किया है। एक दिन मुझे मौका आया तो मुझे बाहर जाके पेशाब करना पड़ा, क्योंकि अगर उसमें, हालांकि अभी इंदौर शहर में बहुत जोर शोर से स्वच्छता अभियान चल रहा है और ये चौथी बार जो है नंबर 1 बना है, लेकिन यहाँ भी ये हालत ये है कि बहुत सारे जो बनाए गए, लैट्रिन बनाए गए हैं रोडों पर सुलभ शौचालय के माध्यम से, तो वहाँ पर समुचित पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से भारी गंदगी फैल जाती है, ठीक है। तो इसको दुरुस्त करना होगा। अगर आप विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर जो सैनिटेशन की व्यवस्था है वो लगभग 86 से लेकर 90% सैनिटेशन की व्यवस्था है। तो इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। हालांकि 2014 से भारत सरकार स्वच्छता मिशन पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और इसके परिणाम भी निकले हैं, लेकिन अभी भी खुले में शौच करने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है और लगभग 1.5 करोड़ लोग खुले में अभी भी शौच कर रहे हैं, ठीक है। यह सबसे बड़ी समस्या है। इसको जितना जल्दी दूर किया जाए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड अपॉन माई डाटा, ठीक है। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। अभी अगर आप 10 साल या 15 साल पहले पीछे अगर जाएं तो आप बताओ झाबुआ अलीराजपुर में किसके पास में लैट्रिन था? हर आदमी तो खुले शौच में ही करता था, मैं तो देखता था। अभी मैंने भिंड में जब मेडिसिनल एसपी था, मैं जब आप हंस दिए तो मैं बता रहा हूँ, एक घटना मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। मैं इटावा में रेड कर रहा था। मैं सुबह 5:30 के लगभग में उधर से आ रहा था। मेरे साथ में 40-50 फोर्स थे। और उसके बाद जब हम भिंड कस्बा में जब प्रवेश कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि रोड के दोनों तरफ महिलाएं बैठी हुई थी। हमने गाड़ी रोक दिया। हमने कहा क्यों? मैंने कहा ये क्या है? तो बोले कि साहब यहाँ भिंड में
लोगों ने घर के अंदर लैट्रिन नहीं बनाए हैं। हमने क्यों? तो बोले इसको वर्जना मानते हैं लोग। घर जो है 1-1 करोड़ के लोगों ने मकान बनाए हैं, हाँ, लेकिन लैट्रिन का विधान भिंड में नहीं है। अब हो गया होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं 2004 की बात आपको बता रहा हूँ। तो मैं फिर गाड़ी रोक दिया वहाँ, करीब हम 50 मिनट या 1 घंटा रुके रहे। जब वो महिलाएं चली गई देहरा पर, क्योंकि और दूसरा कोई रास्ता नहीं था कस्बा में जाने का। उसके बाद मैं हम लोग जो है ना, क्योंकि हमारे साथ में करीब 50-60 फोर्स भी था, हम लोग पूरा दिन रात रेड करके आ रहे थे, डकैतों को पकड़ने के लिए गए थे। तो ये जो कंसेप्ट है, ये क्या है? सामाजिक वर्जना है। तो उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। हालांकि भारत सरकार इस मामले में बहुत ज़्यादा सफल हुई है, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में लैट्रिन की व्यवस्था हो रही है। जब मैं बच्चा था तो मेरे गांव में मात्र 2 लैट्रिन हुआ करता था, ओनली 2। अभी हर घर में लैट्रिन की व्यवस्था है, ठीक है, खास करके ब्राह्मणों के घर में, और दूसरे जातियों के घर में तो हैं, क्योंकि इंदिरा विकास योजना के तहत में लैट्रिन के घर भी बनाए गए हैं और साथ साथ उसमें लैट्रिन की व्यवस्था है। एक प्रॉब्लम यह है, भारत सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्कैवेंजिंग, जो मैला ढोने का काम करते थे लोग, मेहतर लोग, हाँ, मैनुअल स्कैवेंजर जो हाथ से उठा मैला ढोने का माथे पर लेकर के, ये पहले आपने देखा होगा। तो मैनुअल स्कंजी को भारत सरकार ने टोटली जो है ना बंद किया हुआ, मैंने इसको प्रोहिबिटेड कर दिया है। लेकिन फिर भी अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी चल रहा है, और बहुत सारे जो स्कैवेंजर्स हैं जो बड़े बड़े नाले में घुसते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, हैं, मेन होल में, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। आपने पेपर में भी सुना होगा। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीली गैस निकलने से ऐसा होता है। और बहुत सारे तादाद में जो स्कैवेंजर्स हैं, जो खास करके शेड्यूल कास्ट के ही लोग अधिकांश होते हैं इसमें, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार और उसके जो एजेंसी हैं वो हमेशा इस बात को नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें मैकेनाइजेशन करना होगा। जो मेहतर या स्कैवेंजर जो नीचे जो मेन होल में जो उतरते हैं, उसके बदले में आपको मशीन का उपयोग करना होगा, ताकि जो सैकड़ों के तादाद में हर साल जो स्कैवेंजर्स की मृत्यु होती है वो मृत्यु नहीं हो, ठीक है। और ये लोग चोरी छिपे काम करते हैं, ये इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी के लिए, रोटी के लिए। हालांकि ये गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन करके रखा हुआ है, तो इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब दोस्तों आपको 2 क्वेश्चंस और पूछ सकते हैं। एक होगा, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू किया है, तो उस पर आपको टिप लिखने के लिए कह सकता है, और वो क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। और दूसरा है नेशनल अर्बन, ये नेशनल अर्बन कर दिए शहरों के लिए हेल्थ मिशन, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट जो योजना है वो भारत सरकार ने शुरू किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा मैटरनिटी प्रोटेक्शन स्कीम। अब ये दोस्तों मैटरनिटी प्रोटेक्शन स्कीम क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि हिंदुस्तान में 1 लाख महिला जो बच्चे पैदा करती हैं, वो डिलीवरी के समय में 200 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। वो ऐसा कैसे क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज। बहुत सारी महिलाएं जो डिलीवरी करती हैं वो गांव देहातों में, जहां पर की व्यवस्था नहीं होती है पूरी तरह से, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो यह सबसे बड़ा समस्या है। और आप देखेंगे कि हमारे देश में लगभग 26 मिलियन मतलब दोस्तों कितना हुआ? 2.6 करोड़ महिलाएं हर साल बच्चे पैदा करती हैं। अब इतने ज़्यादा महिलाओं के डिलीवरी के लिए हमारे देश में व्यवस्था नहीं है, इतने हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तब मजबूर होकर के धाई या जो अनट्रेंड जो धाई हैं, मिडवाइफ हैं, उनके चक्कर में उन्हें पड़ना पड़ता है, या गांव देहातों में होता है। तो उसके कारण से बहुत सारे महिलाओं के डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो जाती है।
अब ये जो है समस्या है, इससे जूझने के लिए, हल करने के लिए मैटरनिटी प्रोटेक्शन स्कीम के तहत में गवर्नमेंट महिलाओं को प्रोत्साहित करती है कि आप हॉस्पिटल में ही अपना डिलीवरी कराएं और साथ साथ मॉनेटरी असिस्टेंस भी देती है। ठीक है, हालांकि जितने तादाद में, जैसे 26 मिलियन महिलाओं की बात मैंने किया, तो उसमें 30-40 लाख महिलाओं को ही ये पैसे प्राप्त हुए हैं, बाकी को मिला ही नहीं। ये इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो इस फ्रंट पर काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, नेशनल हेल्थ मिशन का उसका क्या प्रोग्राम था? इसका मतलब था कि क्वालिटी हेल्थ में वृद्धि किया जाए, हेल्थ में सुधार किया जाए और इंस्टीट्यूशनल माने संस्थागत जो हमारे पास में जो हेल्थ के वास्ते में संस्था जैसे हॉस्पिटल है या सब सेंटर है, उसमें वृद्धि किया जाए, ताकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्वालिटी सुविधा हम प्रदान कर सकें। ठीक है, ये इसका मिशन है। दूसरा, 5 लाख आशा वर्कर। आशा का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, आशा कार्यकर्ता आपने सुना होगा, गांव-गांव में हैं अभी। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडिटेड, ये शॉर्ट में इसको बोलते हैं आशा। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्ड हो गया है आज की तारीख में, लेकिन इसका फुल फॉर्म है, अंग्रेजी का एक वर्ड लिया गया है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स, कार्यकर्ता। ठीक है, तो 5 लाख आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना। ठीक है, ये किसका उद्देश्य है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का, ताकि गांव-गांव में ये स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी दे सकें। और ये बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। दूसरा, 1.75 लाख सब सेंटर जो हैं, उसमें कम से कम 2 ANM जानते हैं, नर्स, उसकी व्यवस्था करना। तीसरा, हर एक प्राइमरी वेल्थ सेंटर में, जिसको PSC कहते हैं, 3 स्टाफ की नियुक्ति करना, जिसमें कि जो नर्स 24 घंटे लोगों को सेवा प्रदान करे। ये गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। उसके अलावा 6500 कम्युनिटी सेंटर इस्टेब्लिश करना है, उनको मजबूत करना है, और प्रत्येक कम्युनिटी सेंटर में 7 स्पेशलिस्ट और 9 स्टाफ नर्सों की व्यवस्था करना है। इसके अलावा हिंदुस्तान में 1800 जो तालुक हॉस्पिटल हैं, मतलब सब डिविजनल, और जो 600 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनको मजबूत बनाना है। उनको चाहे वो मकान बनाने माने जो उनका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, उनको दुरुस्त करना है, और वहाँ पर जो इक्विपमेंट की जो व्यवस्था है वो भी मजबूत करना है। और इसके अलावा कम से कम हर जिले के लिए एक मोबाइल हॉस्पिटल चालू करना है। मोबाइल मतलब चलित, हिंदी में कहेंगे चलित, जो वो चलता रहे। जैसे पुलिस ने में भी जो है वो आजकल मोबाइल पेट्रोलिंग चलता है, आप देखते होंगे चौराहे पर पुलिस के लोग खड़े रहते हैं। दिल्ली में, इंदौर में भी अब वो कंसेप्ट हो गया है। तो मोबाइल हॉस्पिटल, तो वहीं पर वो मोबाइल गाड़ी में ही जो है वो डॉक्टर रहे, नर्स रहे, कंपाउंडर रहे, और दवाई के साथ में लैस रहे, और वहाँ पर लोगों की इलाज हो। ये सबसे ज़्यादा जो कारगर हुआ है मोबाइल हॉस्पिटल, वो हुआ है आदिवासी क्षेत्रों में। उन आदिवासी क्षेत्रों, खास करके बस्तर और दूसरे आदिवासी क्षेत्रों, जहाँ पर कि हाट जो है, जो साप्ताहिक जो हाट होता है, वो बहुत ज़्यादा, वो सामान खरीदने का तो एक माध्यम है ही, आपस में मिलने जुलने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। और वहाँ पर जब चलित हॉस्पिटल लाया गया, तो उससे बहुत ज़्यादा आदिवासियों के, क्योंकि वहीं पर 2000 लोग मिल जाते हैं। अगर आप किसी आदिवासी गांव में जाएंगे तो 2000 आदमी को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक के घर यहाँ हैं तो एक के घर 1 किलोमीटर बाद में हैं, फलिए में विभाजित हैं, और जाने आने में भी दिक्कत होती है। लेकिन साप्ताहिक हाट में एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर कि लोगों को आसानी से ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो ये बहुत सफल हुआ है। अब दोस्तों, जो इसका टारगेट था
NRHM का, कि आपको ये पूछ सकता है क्या NRHM सफल हुआ या नहीं हुआ। तो टारगेट क्या था कि मलेरिया मोर्टेलिटी, मलेरिया से जो लोग मरते थे उसको कम से कम 50% कम करना इसका लक्ष्य था, 50%, और 2012 तक उसमें और 10% कम करना है। दूसरा, कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करना है। और ये दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि कालाजार के मामले में, जिसमें कि बहुत सारे लोग मर जाते थे, अब कालाजार से हिंदुस्तान को छुटकारा मिल गया है, लगभग छुटकारा मिल चुका है। कालाजार में ठंड दे करके एक प्रकार के मच्छर के काटने से वो होता है, और उस मच्छर का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो उसमें ठंडा दे करके आपको, एक मलेरिया का ही उसका सुपर वेरिटी है, ठंड दे करके आपको बुखार होगा, और बुखार जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, 104, 105, और उसी में आदमी कोलैप्स हो जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि 105 अगर से ज़्यादा अगर किसी को टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, ब्रेन फट जाएगा, ही विल डाई, ही विल गो इनटू कोमा, ब्रेन डिस्फंक्शनल हो जाता है। ठीक है।